वक्त की सबसे बड़ी नियामत है सेहत। 2020 का बरस हम सबको यही सिखाकर गया है, तरक्की, कामयाबी ये सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन सब के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा स्वास्थ्य। आज न्यूज़ 18 के इस खास कार्यक्रम लाइफलाइन में मैं रंजना दुबे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी कोशिश यही है कि इस कार्यक्रम के जरिए सेहत से जुड़े हर पहलू से आप सभी रूबरू हो सकें। तो आज के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हमारे उन सहयोगियों का भी जिक्र जरूरी है जिनके सहयोग से हमारा आज का ये कार्यक्रम सफल हो सका है। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर सेल्वी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, पावर्ड बाय सेज यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, को पावर्ड बाय जयदीप इस्पात, मोयरा सरिया, पार्टनर DHL इंफ्राबुल्स, नॉटी फूड, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, RK डेवलपर्स, एमिनेंट हॉस्पिटल, SKC एलन सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव को कि वो मंच पर आए, और इसी के साथ ही डॉक्टर अजय पारेख, जनरल मेडिसिन, शेल्वी हॉस्पिटल, डॉक्टर प्रसाद पेटगांवकर, स्पाइन सर्जन, शेल्वी हॉस्पिटल। अनुराग जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और डॉक्टर से चर्चा करें। शुक्रिया रंजना। अजय पारिक हैं, जनरल मेडिसिन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ दूसरे जो गेस्ट हैं प्रसाद पेटगांवकर हैं, स्पाइन सर्जन हैं। आप दोनों का स्वागत है। एक तो डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है कि 2020 में हमने लगातार देखा है कि कोरोना को लेकर किस तरीके से लोग आशंकित रहे हैं, लेकिन कई तरह की आशंकाएं अभी भी हैं। कोविड-19 अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कोरोना और निमोनिया के जो लक्षण हैं वो उनमें क्या अंतर है? क्या आपको लगता है, क्योंकि लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे, कई लोगों में अभी भी इस तरह की भावनाएं बन गई हैं कि जो कोरोना है उसमें कहीं ना कहीं निमोनिया के एक तरीके से लक्षण होते हैं। कोरोना वायरस का नाम है और कोरोना से जो निमोनिया होता है उसे, या जो भी बीमारी होती है उसे कोविड-19 कहा जाता है। दूसरे वायरसेस भी होते हैं जिनकी वजह से निमोनिया होता है, लेकिन क्योंकि अब ये प्रूव हो गया है सारी टेस्ट से कि जो अभी सीन में जो वायरल निमोनियाज हो रहे हैं वो कोरोना वायरस से हो रहे हैं, मतलब कोविड-19 है। प्रारंभिक लक्षण में अगर हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है कि दूसरे निमोनियाज जो भी जितने भी पेशेंट्स को हुए हैं उनमें आमतौर पे स्मेल और टेस्ट का लॉस नहीं होता है, जो कि कोविड-19 निमोनियाज में हो रहा है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि वो एक कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आया था तो वहाँ पे से भी सस्पिशन बढ़ जाता है। जब आप सस्पेक्ट करने लगते हैं तब फिर अपन उसको टेस्ट के माध्यम से कंफर्म करते हैं। वैक्सीन आने के बाद आपको क्या लगता है कि वैक्सीन कारगर इलाज होगा इसका? अभी जितने वैक्सीन के ट्रायल हुए हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, वो सारे अप्रॉक्सीमेटली 90% की इफिकेसी बता रहे हैं, लेकिन रियल सीन तो वैक्सीन के आम जनता में यूज़ के बाद ही मालूम पड़ेगा, वो भी 3 से 6 महीने बाद, जब बहुत सारे लोग जिन्होंने वैक्सीन लगाया है उन लोगों को संक्रमण होता है कि नहीं होता है, तभी उसकी इफिकेसी प्रूव होगी। डॉक्टर प्रसाद भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्पाइन सर्जन हैं। एक तो डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है कि कोविड-19 के दौरान जो सबसे बड़ी समस्या रही है कॉरपोरेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में हम बात करें तो वर्क फ्रॉम होम के जरिए लोगों ने बहुत काम किया है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में भी लोगों को इस बात की अब दिक्कत हो रही है कि एक ही जगह कुर्सी पर घंटों तक बैठकर, घर में बैठकर, दफ्तर में बैठकर जिस तरह की शिकायतें मिल रही हैं स्पाइन को लेकर, क्योंकि रीढ़ की हड्डी बेहद महत्वपूर्ण होती है, और स्पाइन को लेकर जिस तरह की शिकायतें मिली हैं कोविड-19 के दौरान, कुछ संख्या में भी आपको लगता है कि बढ़ोतरी हुई है? हाँ बिल्कुल। स्पाइन के मरीज इन दिनों हमारे पास काफ़ी सारे ऑनलाइन काम करने की वजह से भी बहुत लोग आए हैं। कुछ लोग वो भी आए हैं जिनको उस तरह के काम करने की आदत नहीं थी और अब काम करना पड़ रहा है, इसलिए भी शायद। तो जिन लोगों को कंप्यूटर, डेस्कटॉप वगैरह की आदत नहीं थी, वो चीज़ें करने की वजह से उनको नेक पेन वगैरह होने लग गया। बहुत सारे लोगों को घर में झाड़ू पोछा वगैरह करने की वजह से कमर दर्द वगैरह की तकलीफ होने लग गई। तो डेफिनेटली स्पाइन की समस्या इन दिनों काफ़ी देखने को मिली, जो कोविड के इस तरह के इफेक्ट की वजह से आई है। एक और सबसे बड़ी बात है कि स्पाइन सर्जरी को लेकर अक्सर लोग मानते हैं कि बेहद जोखिम भरा होता है ये, और बाद में
चलने फिरने उठने बैठने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? इस चीज़ के लिए मैं ये कहूँगा कि स्पाइन सर्जरी आज की तारीख में उतना रिस्की नहीं रह गया जितना पहले माना जाता था, और पहले रिजल्ट्स उतने ख़राब थे। शायद इसके पीछे एक बहुत बड़ा इवोल्यूशनरी चेंज ये बोलूँगा मैं कि आजकल हम स्पाइन सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में भी करने लग गए हैं। स्पाइन सर्जरी लोगों के लिए आज की तारीख में डे केयर सर्जरी हो गई है, जिसमें लोग सुबह एडमिट होते हैं और सर्जरी करवा के की होल सर्जरी करके शाम को घर जा पाते हैं। और वो चीज़ लोकल एनेस्थीसिया में होने से किसी भी तरह के जनरल एनेस्थीसिया रिलेटेड रिस्क अब बहुत बहुत कम हो गए हैं। मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर राकेश सेवहरे जी को कि वो मंच पर आए। गैस्ट्रो सर्जन, एमिनेंट हॉस्पिटल, डॉक्टर मनोज बंसल जी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इनको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ और मेरे सहयोगी अनुराग जी से कहूँगी कि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया रंजना। तो डॉक्टर राकेश सेवहरे गैस्ट्रो सर्जन हैं और इसके अलावा मनोज बंसल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। दोनों महत्वपूर्ण विभाग हैं। दिल से जुड़ा हुआ कार्डियोलॉजिस्ट विभाग होता है, गैस्ट्रो पेट से जुड़ा हुआ होता है। सर, एक सबसे बड़ी समस्या जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है कार्डियोलॉजिस्ट में जो सबसे बड़ी समस्या इन दिनों देखने को मिल रही है, हमें भी लगातार इस बात के प्रकरण देखने को मिल रहे हैं कि युवाओं में सबसे ज़्यादा अटैक के मामले अब देखे जा रहे हैं। इसके पीछे कोई वजह आपको नज़र आती है कि अचानक से इस तरीके के केस क्यों लगातार बढ़ गए? बदलती हुई लाइफस्टाइल, बढ़ता हुआ स्ट्रेस और जीवन शैली जिस प्रकार की अब हो गई है, तो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। हार्ट डिजीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो लाइफस्टाइल हमारी धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इनका जो समाज में प्रिवलेंस है वो बढ़ता जा रहा है। पता नहीं होता है, कभी जांच नहीं कराते हैं और तनाव बढ़ते जा रहा है। ये सब के तार आपस में जुड़े हुए हैं। खराब दिनचर्या से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ होता है। फास्ट फूड के कंजम्पशन से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है, और इन सब के चलते जब दिल को खून देने वाली नलियों में कहीं कोलेस्ट्रॉल की जमावट होती है और उन महीन सी नलियों में जब कोई खून का क्लॉट जम जाता है तो हार्ट अटैक की उत्पत्ति होती है। और यही कारण है कि युवाओं में हार्ट अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, दिल का ख्याल रखना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? दिल का हमको ख्याल रखना है तो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर इनसे हमको लड़ना है तो हमको हमारी लाइफस्टाइल को बदलना होगा। 5 एस होते हैं: सॉल्ट, शुगर, स्मोकिंग, स्ट्रेस और सीडेंट्री लाइफस्टाइल। इन सब से हमें बचना होगा। और हमको ज़्यादा उम्र यानी 50-60 साल के हो जाएंगे फिर हम हमारी जीवन शैली को बदलेंगे, ऐसा नहीं है। जब हमको जानकारी जिस दिन मिले, अगर हम 20-30 साल के और तभी हमको जानकारी मिलती है, उसी दिन से हम अपनी जीवनचर्या को परिवर्तित कर लें और अपने एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं तो शायद हम इनसे बच पाएंगे। डॉक्टर राकेश सेवहरे भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी तरीके से मददगार लोगों के लिए साबित हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल्स को इसको लेकर, इंश्योरेंस जो सेक्टर है उसको लेकर भी किसी तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं? देखिए, अभी हम यदि रिसेंटली देखें तो कोविड के बाद में इंश्योरेंस कंपनीज ने जो अपने प्रीमियम बहुत बढ़ा दिए हैं, 30 से 40% सारा जनता के ऊपर भार है। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो हॉस्पिटल को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वो उनके जो है वो इम्पोज करते हैं बहुत कम रेट ले लीजिए। भाई देखिए, आज कोई भी पेशेंट की सर्जरी होनी है, जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी होनी है, तो वो इलाज तो उसको पूरा मिलना है, चाहे वो हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल हो, चाहे मेदांता हो, शेल्बी हो या एमिनेंट हो, कोई भी हो। पेशेंट का तो पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट होना ही है। तो फिर इन लोग जो है इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज़्यादा भेदभाव करती है, सपोर्ट नहीं करती है। तो इसकी तरफ भी जो है मेरे ख्याल से मीडिया को जो है ध्यान आकर्षण करना चाहिए, गवर्नमेंट लॉबी को, कि इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। भाई आप प्रीमियम पूरा ले रहे हो, बल्कि ज़्यादा ले रहे हो, तो पेशेंट को भी पूरा राइट है और डॉक्टर्स को अपनी सर्विसेज देने के लिए, अपने चार्ज करने के लिए, या हॉस्पिटल को जो है अपने चार्ज करने के लिए उनको पूरा राइट होना चाहिए। एक और सबसे बड़ी बात है, आप क्योंकि सर्जन हैं, हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में यदि कोई मरीज होता है, उसको सर्जरी कराना होता है तो वो बेंगलोर, दिल्ली की तरफ ज़्यादा रुख करता है। अब मध्य प्रदेश में भी जो सर्जिकल सुविधाएं हैं वो बेहतर होती जा रही हैं। आपको लगता है कि अभी भी ज़रूरत है इस बात को लेकर कि मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों या दूसरे बड़े शहरों की तरफ जाया जाए? आज इंदौर में सारी सुविधा उपलब्ध है। आज की तारीख में हमको किसी भी बीमारी के लिए दूसरे शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अब हमारे पास पेशेंट दूसरे स्टेट से भी यहाँ आ रहे हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। कई कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, कई सारे सीनियर डॉक्टर्स हैं। जैसे पटगांवकर ने भी बोला कि वो जो है दूरबीन से स्पाइन सर्जरी करते हैं। हम लोग
जो है दूरबीन से सारी सर्जरीज करते हैं। इवन जो है मैं पिछले 5 साल से किडनी ट्रांसप्लांट में भी इन्वॉल्व हूँ। हम लोगों के करीब 100 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट हो गए तो हम लेप्रोस्कोपी से ही किडनी रिट्रीव करते हैं, जिसको ऑर्गन रिट्रीवल कहते हैं। तो इसलिए सारी फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है, चाहे वो ब्रेन सर्जरी हो, चाहे कार्डियक सर्जरी हो, चाहे जीआई सर्जरी हो। इवन ट्रांसप्लांट में भी हम लोग जो है आज किडनी ट्रांसप्लांट के करीब 10 सेंटर हैं, लीवर के करीब 5 सेंटर है, तो हम किसी भी तरह से पीछे नहीं हैं। सारी कैंसर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हमारे यहाँ। शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग इधर बहुत बहुत आए और धन्यवाद। हमारे साथ शेयर किए। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर A.K. द्विवेदी जी, MD होम्योपैथ, एडवांस होम्यो क्लिनिक, कि वो मंच पर आएँ, और अनुराग जी से कहूँगी कि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और हमारे दर्शकों को हेल्थ को लेकर कुछ और टिप्स। शुक्रिया रंजना। A.K. द्विवेदी जी हैं, MD होम्योपैथी। सर, अब तो होम्योपैथी में भी काफ़ी तरीके के इलाज होने लगे हैं और लोगों का भरोसा भी होम्योपैथी की तरफ बढ़ने लगा है। कोविड-19 के दौरान भी हमने देखा कि लोगों का विश्वास जो है होम्योपैथी की तरफ ज़्यादा था। आपको लगता है कि कुछ लोगों का विश्वास जीतने में अब बहुत आगे हो गया है होम्योपैथी? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं अनुराग जी। होम्योपैथी की अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 दशकों में, 20 साल में जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं हम लोग। और अगर मैं कोरोना की बात करूं तो कोरोना में जो आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन थी, जिसमें आर्सेनिक एल्बम नामक दवाई, मुझे लगता है कि हमारे इंडिया के पॉपुलेशन में 70-80% पॉपुलेशन ने आर्सेनिक एल्बम का प्रयोग किया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला। मैं इंदौर में सेंट्रल जेल की बात करूं तो वहां पे 2540 कैदी थे और 40 कैदियों को जब पॉजिटिव आ गया तो वहाँ के सुपरिंटेंडेंट ने मुझसे बात किया और हम लोगों ने बाकी के कैदियों को कोरोना न फैले उसके लिए जब आर्सेनिक एल्बम दिया तो 5-6 महीने बीत जाने के बाद भी किसी भी कैदी को पॉजिटिव नहीं आया। तो एक बहुत बड़ा हमारे पास एक रिसर्च डॉक्यूमेंट भी बना। साथ ही ऐसे पेशेंट जो लोग एक बार कोरोना पॉजिटिव हो गए और उसके बाद उनको वापस जब परेशानी हुई, उनको ब्रीथलेसनेस या वीकनेस या फिर उनको चलने में परेशानी या फिर उनको यूरिन पास करने में परेशानी, तो वो लोग अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी जब उनकी परेशानियों से निजात नहीं पाए तब हमारे पास आए और हमने होम्योपैथी से उनको काफ़ी बेहतर ट्रीटमेंट दिया। WHO ने डिफाइन किया है कि 10 पार्ट्स पर बिलियन ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक हो सकता है, 10 ppb पार्ट्स पर बिलियन। और हम लोग जो पानी पीते हैं, जो नगर निगम से पानी हमको मिलता है, उसमें 6 पार्ट्स पर बिलियन होता है, 6 ppb। और हमारी जो आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन थी उसमें 2 ppb आया। मतलब इट इज़ सेफर देन वाटर। हम जो पानी पीते हैं उससे भी बेहतर उसमें 2 पार्ट्स पर बिलियन आर्सेनिक आया, जो कि बहुत ही निग्लिजिबल है। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट होने की कोई संभावना नहीं थी। बच्चे भी लिए, प्रेग्नेंट वुमेन भी लिए और सभी लोग सेफ रहे। हमारे पास एक बहुत बड़ा उसका डाटा है और रिसर्च डॉक्यूमेंट भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि होम्योपैथी का काफ़ी बेहतर रिस्पांस हमको इस बीमारी में मिला। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक और सबसे बड़ी बात है, कैंसर को लेकर भी अब होम्योपैथी में बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ तरीके निकल कर आए, ईजाद हुए। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कैंसर में आदमी को जब कैंसर हो जाता है तो सबसे ज़्यादा वो डर जाता है और जब वो डॉक्टर्स के पास जाता है तो उसको कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी या ऑपरेशन सलाह दी जाती है। कोई भी व्यक्ति ज़्यादा दिन तक बीमार नहीं रहना चाहता, वो चाहता है कि उसकी बीमारी जल्दी से छूट जाए, ख़त्म हो जाए। तो वो ऑपरेशन भी करा लेते हैं, कीमोथेरापी भी करा लेते हैं, रेडियोथेरापी भी कई करा लेते हैं। कई पेशेंट तो ऐसे आते हैं जो 2-2 कोर्स कीमोथेरापी का करा लेते हैं। एक बार 6 कीमोथेरापी, 8 कीमोथेरापी कराया, फिर थोड़े दिन बाद उनको परेशानी हुई, फिर से कीमोथेरापी करा लिया। जब उनको वापस वही कैंसर होता है या दूसरे पार्ट्स में बॉडी के कैंसर हो जाता है तब उनकी परेशानी बढ़ जाती है। मेरे पास एक इसोफेगस कैंसर की पेशेंट आई जो 5 दिन में केवल पानी पर जिंदा थी, केवल एक ही बार वो पानी पी पाती थी, उसको निगलने में परेशानी होती थी। 18 दिसंबर 2020 को हमारे पास दिखाने आए। कोरोना में काफ़ी सारे ऐसे मरीज परेशान रहे जो जटिल बीमारियों से पीड़ित थे, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। तो जब हमने उनको ट्रीटमेंट दिया तो फर्स्ट 15 डेज में ही उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया और उनको मोशन नहीं हो रहा था तो मोशन भी जाने लगी और अपना काम करने लगी। तो कैंसर के इस स्टेज में, मतलब लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर इवन, होम्योपैथी काफ़ी इफेक्टिव है। हम लोग लाइफ स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। कैंसर ठीक नहीं हो सकता अगर लास्ट स्टेज में, तो हम उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करा करके दे सकते हैं मरीजों को। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया।
होम्योपैथी भी अब कई तरह की बीमारियों में लोगों के लिए कारगर साबित हो रहा है। एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, लोग अपनी सेहत को लेकर जिस तरीके से फिक्रमंद हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक इलाज का जरिया बन रहा है। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे। थैंक यू। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ मेरी वरिष्ठ सहयोगी शिफाली पांडे जी को कि वो मंच पर आए, और इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप दोनों आए और लाइफलाइन हमारा जो हेल्थ का कार्यक्रम है इसको लेकर आप दोनों इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी से निवेदन है कि मंत्री जी का तालियों के साथ एक बार स्वागत जरूर करें। तो 2020 का जो बरस हम सब के लिए एक इम्तिहान की तरह गुजरा, उस वक्त में हमारे साथ जो मुख्य अतिथि इस वक्त मौजूद हैं, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी सर, वो एक साथ 3 इम्तिहान दे रहे थे। एक इम्तिहान उनकी सियासी सेहत का, इलेक्शन थे उसी दौरान, फिर उनकी अपनी सेहत का भी सवाल था, और उसके साथ साथ वो जिम्मेदारी संभाले हुए थे पूरे सूबे की सेहत की। तो शुरुआत करूं इस बात से कि अक्सर मध्य प्रदेश की राजनीति में कई नेता हैं जो अपने बयानों से चर्चित होते हैं, बयानों की सियासत करते हैं। आपको लेकर बाई इलेक्शन के दौरान और बाद में भी बयानबाजियां खूब हुई, लेकिन आप कभी बयानों में सुनाई नहीं दिए, इसकी क्या वजह है? देखिए, मेरा अपना कार्य करने की एक शैली है जिसमें मैं बयानों पे कम, काम पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, और जो मैं काम करता हूँ वही मेरे काम जनता को बयान करते हैं। तो और उसका नतीजा आपने देखा, उपचुनाव में जनता ने मेरे काम पर विश्वास किया। अभी सर जो ये टीकाकरण हुआ, जो कोविड का वैक्सीनेशन हुआ, उस दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया कि जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण पिछड़ गया। तो उसके लिए मध्य प्रदेश में किस तरह से प्रयास हो रहे हैं कि कोविड वैक्सीनेशन की वजह से जो हमारी नन्ही कलियां हैं, जो फूल खिल रहे हैं अभी, उनकी सेहत से किसी तरह का खिलवाड़ ना हो? देखिए, ये कहना सही नहीं होगा कि मध्य प्रदेश कोविड के कारण जो हमारा सामान्य टीकाकरण बच्चों का होता था उसमें हम पिछड़ गए। ये बात सही है कि मार्च में जब ये महामारी मार्च से शुरुआत हुई तो हम पिछले 3-4 महीने में हम कहें कि अप्रैल में और मार्च में, लेकिन मई के महीने में ही हम लोगों ने इस ओर स्टेप उठाना शुरू कर दिए थे कि हमारा जो वैक्सीनेशन है, बच्चों को हमारा जो वैक्सीनेशन चलता है उस कहीं इफेक्ट ना हो, उससे हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 17,000 जो हमारी ANMs थी उनको दोबारा उनको टेंड किया, और बार सेशन करके मई के से ही शुरुआत करके लगभग आज की तारीख में हमने इस साल का 85% का टारगेट पूरा मध्य प्रदेश में कर लिया। और जो हम लोगों ने व्यवस्थाएं की मध्य प्रदेश में, उसको देश के अन्य राज्यों में और देश ने भी उसको सराहा है। सर, बहुत छोटे 2-3 सवाल हैं और वो सियासत से जुड़े हैं। कांग्रेस अक्सर ये आरोप लगाती है कि बीजेपी अब मूल रूप से 2 गुटों में बंट गई है, एक सिंधिया समर्थक बीजेपी है और एक मूल बीजेपी है, क्या कहेंगे आप? नहीं, जो भी अब कांग्रेस के पास सकारात्मक करने के लिए उनके पास कुछ काम है नहीं है, इसलिए ये इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप दूसरों के ऊपर लगाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक है, यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, सब लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, और कहीं किसी प्रकार की इसमें शंका और कुशंका की कोई बात नहीं है। ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं। मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि कांग्रेस गर्त में जा रही है, उसकी ओर अपने सोचें, उनके कार्यकर्ताओं को कोई सकारात्मक काम बताएं तो ज़्यादा अच्छा है, दूसरों के ऊपर आरोप लगाने से बचें। जहाँ से शुरू किया था सर, आपने बताया था रिकॉर्ड मतों से उपचुनाव जीते थे आप, उसी सवाल पर आते हैं। वो जो रिकॉर्ड मतों से जीत हुई आपकी, उसमें आपके पुराने प्रतिद्वंदी और अब दोस्त गौरीशंकर शेजवार जी का कितना साथ मिला आपको? अब देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी
सीनियर लीडर हैं। चुनाव में उन्होंने जो भी किया या नहीं किया उसको पार्टी भी अच्छी तरीके से जानती है। सांची विधानसभा क्षेत्र के मतदाता और नागरिक भी अच्छे से जानते हैं और वो कॉलेज में भी मेरे सीनियर थे। राजनीति में मैं इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी बातचीत और आपने जो विज़न दिया है और जिस तरह से बताया है कि स्वास्थ्य विभाग आगे बढ़ रहा है केवल कोविड से निपटने ही नहीं और जो महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर जो चुनौतियां हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हम उसी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया सर, न्यूज़ 18 के मंच पर हमें इतना समय देने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। लेकिन सर आपसे आग्रह है कि आप थोड़ी देर और हमारे साथ इस मंच पर बने रहें और फ्रंट लाइन पर अगर कोई तैनात रहा तो वो हमारे डॉक्टर्स हैं और अपने पूरे परिवार को छोड़कर वो लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैनात रहे। तो आज बारी हमारे उन्हीं वॉरियर्स के सम्मान की है। तो अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मनोज बंसल जी को, बॉम्बे हॉस्पिटल से हैं, डॉक्टर राकेश सिवहरे जी, एमिनेंट हॉस्पिटल, डॉक्टर अजय पारेख जी, शेल्वी हॉस्पिटल, डॉक्टर प्रसाद पेटगांवकर, शेल्वी हॉस्पिटल, डॉक्टर शिल्पा देसाई, शेल्वी हॉस्पिटल, डॉक्टर AK द्विवेदी जी, एडवांस होम्यो क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर, डॉक्टर सैयद शोएब अली, नेचर नेस्ट हर्बल, डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी, समर्थ काउंसलिंग सेंटर, डॉक्टर महेश साहू जी, हाइड्रोथेरेपी क्लिनिक, मैक रेटिना हॉस्पिटल। इनको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, आप अपना मोमेंटो लें यहाँ पर आकर। अब हमारे डॉक्टर्स के सम्मान के बाद बारी उन सभी सहयोगियों की सम्मान की जिनके सहयोग से हमारा आज का ये खास कार्यक्रम लाइफलाइन सफल हो सका है। तो आप मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के CEO मिस्टर धनंजय और डिप्टी CEO मिस्टर अंकुर खरे जी को। सेज यूनिवर्सिटी से डॉक्टर प्रशांत जैन जी मंच पर आएँ और अपना मोमेंटो लें। जयदीप इस्पात मोयरा सरिया से मिस्टर संदीप जैन जी, नॉटी फूड मिस्टर संजत अग्रवाल जी, RK डेवलपर से मिस्टर राकेश अग्रवाल जी, SKC एलन सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज से मिस्टर सुप्रभात चौकसे। वरिष्ठ सहयोगी सिफाली जी से आग्रह करूंगी कि वो स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी जी को मोमेंटो देकर उनका सम्मान करें इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे आप सभी हमारे अतिथियों का और हमारी मुख्य अतिथि का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ज़्यादा बिजी वक्त से समय निकाला और हमारे आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से हमारा आज का ये कार्यक्रम सफल हो सका है। धन्यवाद।